नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशी गोयल और इस लेक्चर में हम DFCCIL एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट अनलेस देयर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये स्टेटमेंट न्यूटन के कौन से गति के नियम में कहा गया है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, और इस नियम में ये बोल रखा है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान अवस्था में है वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। ठीक है, तो तब तक हम उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते उस ऑब्जेक्ट पे, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा जिसमें वो है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर मोशन हो। तो यही है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक, द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हु कैन एक्सप्लेन दिस? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, इसका भी सेम आंसर है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखते हैं। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, DYNE। और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, एक और फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल। ओके, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और ये किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो हम इसकी अब हिस्ट्री देखें तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में हुआ था। ओके, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और मोहम्मद गौरी ने जीतने के बाद अपना प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करा था, और ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि एक मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसके कहने पर? गौरी के कहने पर, मोहम्मद गौरी के कहने पर ही बनवाया था। और इसे बनवाने के लिए
कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, तो उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसके बाद ही ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम अजमेर से कुछ और क्वेश्चंस को देखें तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि अजमेर में एक आना सागर झील है। आना सागर, ये किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था? तो इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। ओके, आना सागर झील जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। इसी प्रकार पुष्कर झील, पुष्कर झील जो कि एक प्राचीन और पवित्र झील मानी जाती है, ये भी अजमेर में है। और मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ किला, ओके, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। एंड ग्वालियर फोर्ट कहाँ पर है? ग्वालियर फोर्ट है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर फोर्ट ये मध्य प्रदेश में है। और एक बात और, जो हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था? तो ये हुमायूं की वाइफ हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज सूर्य मंदिर लोकेटेड? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। इसे कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक पगोड़ा, अगर कोई आपसे पूछे कोणार्क सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, 13th सेंचुरी में ये बना था। और इसे राजा नरसिम्ह देव ने बनवाया था। नरसिम्ह देव, ओके। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये 13वीं सेंचुरी में राजा नरसिम्हा ने बनवाया था, नरसिम्हा देव ने बनवाया था। और ये जो राजा नरसिम्हा देव थे ये गंगा वंश के राजा थे। ओके, गंगा डायनेस्टी के ये राजा थे। इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने ये ब्लैक पगोड़ा के बारे में पढ़ा, तो ब्लैक पगोड़ा तो कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। इसी तरीके से जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ओके, जगन्नाथ मंदिर को हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। और ये पुरी उड़ीसा में है, ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है, पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मंदिर है उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, इसका नाम है राजरानी मंदिर। राजरानी मंदिर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो हमने 3 मंदिरों के बारे में इसमें पढ़ा। पहला कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। ये 13वीं शताब्दी में नरसिम्हा देव ने बनवाया था, जो कि गंगा वंश के राजा थे। उसके बाद हमने पढ़ा जगन्नाथ मंदिर के बारे में, ये पूरी उड़ीसा के अंदर है और इसे व्हाइट पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा राजरानी मंदिर के बारे में, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हमारे राष्ट्रपति इनमें से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हमें पता है जो नॉर्मल फुल टर्म होता है हमारी लोकसभा का, वो 5 साल का होता है। और आर्टिकल 85 में कैसे इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। सो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 में इसके बारे में मेंशन्ड है। कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें तो आर्टिकल 17 के अंदर है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध में अधिकार।
सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में करी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार के बारे में मेंशन है। इमरजेंसी के टाइम पर भी इसे हटाया नहीं जा सकता, और आर्टिकल्स तो हट जाते हैं इमरजेंसी के टाइम जब इमरजेंसी लगती है, लेकिन आर्टिकल 21 को नहीं हटाया जा सकता इमरजेंसी के टाइम पे। बाद हम आर्टिकल 21A की बात करते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21A के राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों की वो फ्री और कंपलसरी अनिवार्य होनी चाहिए, इसका प्रावधान है। इसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? RTE एक्ट, ये 2009 का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, एक आपको संविधान संशोधन भी एक याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। 46वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के अंदर शिक्षा को, एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बना दिया था, एक फंडामेंटल राइट इसे कंसिडर किया गया एजुकेशन को 46वें संविधान संशोधन में। और ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 2002 में हुआ था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, RTE एक्ट, और 2002 में 46वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ओके, तो जॉइंट सिटिंग, संयुक्त सत्र। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। आर्टिकल 108 में, 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2-3 आर्टिकल्स और देख लेते हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 के अंदर ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब भारत में राष्ट्रपति की जो सीट है ये खाली नहीं रहेगी, भारत देश का एक राष्ट्रपति होना ही होना चाहिए। इसके बारे में आर्टिकल 52 में लिखा है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में लिखा है आर्टिकल 61 में। एंड आर्टिकल 72 के अंदर पार्डन पावर की बात करी गई है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये किसी की भी सज़ा को कम कर सकते हैं या डेथ पेनल्टी को भी माफ़ कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल नंबर 72 में। तो ये 3 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 52 इसमें लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 इसमें इम्पीचमेंट, महाभियोग के बारे में बताया है। और आर्टिकल 72 में पार्डन पावर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट इज़ नोन एज ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से राज्य को ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। कुछ और इम्पॉर्टेंट राज्यों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन, बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? बाजरे को इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं। ओके, और बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान नंबर 1 राज्य है पूरे इंडिया में। और नेक्स्ट, चना, ग्राम। तो चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में, MP, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है। और एक और राज्य आपको याद रखना है, राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में।
ओके, भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। राइस का तो हमने 3 पढ़े। चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन ग्राम का मध्य प्रदेश में होता है, बाजरे का सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है हरित क्रांति के जनक भारत में? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आज भारत एक कृषि प्रधान देश है। विश्व के 15 सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में भारत गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन ए जो है, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है वर्ल्ड में अगर बात करें। और अगर इंडिया को स्पेसिफिकली पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल रखा है। अब हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, श्वेत क्रांति। तो वाइट रेवोल्यूशन के फादर, वाइट रेवोल्यूशन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और हम 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 26 नवंबर को ही बर्थडे होता है। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नेम से भी जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक। और वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो हमारे नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और अगर इंडिया में बात करी जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द कंटेंट्स ऑफ डैश आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेमोरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेमोरी। अब मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को रैम एंड रोम, इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसे हम वॉलेटाइल या फिर टेम्पररी मेमोरी भी बोल देते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होती है वो पावर ऑफ होने पे लॉस्ट हो जाती है। लेकिन जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है या फिर परमानेंट मेमोरी। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है या फिर हम इसे वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी भी बोल सकते हैं। और रोम एक परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which Indian has been appointed as the chairman of International Organization Stop TB Partnership Board? तो किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनमें से किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, जिससे अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें टीबी के बारे में। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है, इसका गठन साल 2000 में करा गया था और इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य टीबी को जड़ से ख़त्म करना है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये हमने अभी पढ़ा कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। साथ में कुछ और डेज, 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे।
मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे एंड 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सो ये आप इजीली लर्न कर सकते हो, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सो ये पूछना चाहते हैं कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भारत में है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में है, ये गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। ओके, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन की स्थापना 1919 में हुई। ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, In India, the optical Earth observation satellite Amazonia 1 of the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-51 was sent into space. तो ये जो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, ये कौन से देश की सैटेलाइट है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। एमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राज़ील की है और ये 100% मेड इन ब्राज़ील है। ओके, और इसे लॉन्च किसने करा है स्पेस में? तो इसे लॉन्च करा है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कब बना था? इसरो बना था 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं K. इन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यही याद रखना है कि एमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राज़ील की है, इसे इसरो ने लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। और ये जो एमेजोनिया 1 है, तो एमेजोनिया 1 को PSLV C-51 ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये ब्राज़ील। और PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम है जेयर बोल्सोनारो। ओके, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम है जेयर बोल्सोनारो। इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था और इसे PSLV C-11 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2008 में। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। एंड मंगलयान को 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपको ये ईयर्स याद रखने हैं। मंगलयान को 2013 में PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था।
मंगलयान को हम मॉम मिशन भी बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मंगलयान को मॉम के नाम से जाना जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था 2013 में। सो चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में एंड मंगलयान 2013 में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।